हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग विद नम्रता। आज हम स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडियन एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, उसे देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस चैप्टर का पार्ट 1 पोस्ट हो चुका है। अगर आपने ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वो है बेवरेजेस। अब हम देखेंगे टी। टी जो है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन का प्लांट है। टी के पत्तों को सुखा के फिर उसके स्प्राउट्स को टेंडर करके उसे प्रोसेस करने के बाद उसका पाउडर किया जाता है और उसके स्मॉल लीव्स को उसके अंदर यूज किया जाता है और उस पूरे पाउडर और उस पूरे लीव्स को ड्रिंक्स के तौर पे सर्व किया जाता है। इंडिया जो है वो मैक्सिमम टी प्रोड्यूस करता है चाइना के बाद। श्रीलंका, इंडिया और चाइना वो लीडिंग टी एक्सपोर्टर्स रहे हैं। उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस हम देख लेते हैं। उसके लिए स्लोपी लैंड जहाँ वाटर इजीली फ्लो हो जाए, आयरन कंटेंट होना चाहिए अच्छा, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए और वो रेनफॉल शावर्स के फॉर्म में थ्रू आउट द ईयर बहता रहना चाहिए। ये सारे कंडीशंस में हम टी प्लांटेशन कर सकते हैं। टी जो है वो मेजोरिटी आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में ग्रो की जाती है। असम और वेस्ट बंगाल के अंदर 75% टी ग्रो की जाती है पूरे नेशन की। टी लीव्स को बहुत स्किलफुली प्लांट से अलग किया जाता है, उसे प्लांट से प्लक किया जाता है। अब हम कॉफी। कॉफी जो है वो स्लोप्स ऑफ माउंटेन पे की जाती है उसका प्लांटेशन। उसके लिए उस तरह से उसे ग्रो किया जाता है कि लार्जर ट्रीज के शेड में वो ग्रो हो और उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आए कॉफी लीव्स के ऊपर। कॉफी के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल और 15 डिग्री to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए स्लोपी माउंटेन लैंड पे। कॉफी जो है वो अबंडेंस में ग्रो होती है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में। कोर्ग एरिया की जो कॉफी है कर्नाटक के, वो बहुत अच्छी और बहुत वेल नोन है। कॉफी सीड्स को कॉफी नट्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसे ग्राइंड किया जाता है और उसके बाद उसे एज ए ड्रिंक सर्व किया जाता है। कोको जो है वो कोको फ्रूट में से एक्सट्रैक्ट करके उसके सीड्स में से बनाया जाता है। कोको जो है वो एक बेवरेज है। कोको में से चॉकलेट को बनाया जाता है। उसके लिए हमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और एक्सेसिव रेनफॉल चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो उसकी मेजर प्रोड्यूसर्स है। कोको है उसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे उधर इंक्रीज। स्टार्ट करें कैश क्रॉप्स। तो सबसे पहले देखेंगे कॉटन। कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप है। कॉटन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है गुजरात के अंदर और इंडिया के अंदर, इंडिया में गुजरात के अंदर। हाँ, उसकी प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड प्लेस पे आता है कॉटन की प्रोडक्शन में और उसे एक्सपोर्ट करने और उसे यूज़ करने में, दोनों में ही इंडिया सेकेंड रैंक पे आता है। कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट में से मिलता है और इसलिए कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है इंडिया के अंदर। कॉटन को उसके अलावा भी एडिबल ऑयल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और जो एडिबल ऑयल बनने के बाद उसके पीछे जो रह जाता है ऑयल सीड्स का ऑयल के, उसे एनिमल फोडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक लावा सॉइल चाहिए जिसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी लंबे टाइम तक रहे और मिनरल्स जो है वो अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 30 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। ये उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है। जो कॉटन है उसे 6 to 8 मंथ की सीज़न होती है उसे ग्रो करने के लिए। अगर उसके ऊपर फ्रॉस्ट लग जाता है तो उसकी वजह से मतलब कॉटन डैमेज हो जाता है। जो मेजर प्रोडक्टिव स्टेट्स है कॉटन के वो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब और भी बहुत सारे। गुजरात की फार्मर्स जो है वो बीटी कॉटन सीड्स को यूज़ करते हैं, इसलिए गुजरात जो है वो फर्स्ट आता है इंडिया में कॉटन सो करने के लिए, कॉटन ग्रो करने के लिए। इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्शन, उसका क्वालिटी ऑफ कॉटन अच्छा होता है बीटी कॉटन सीड्स यूज़ करने की वजह से। कॉटन जो है वो गुजरात में सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, राजकोट, साबरकांठा, अमरेली और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलता है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुगर केन। शुगर केन है वो इंडिया का एक मेजर क्रॉप में से एक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर केन इंडिया ग्रो करता है और प्रोडक्शन के वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया सेकेंड रैंक पे आता है ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील इसमें फर्स्ट रैंक पे आता है। शुगर केन में से हम शुगर, गुड़, खांडसरी, एथेनॉल जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। ब्लैक फर्टाइल एलुवियल सॉइल चाहिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, पर प्रोडक्शन में महाराष्ट्र उसे लीड कर रहा है। इसलिए महाराष्ट्र प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश उसे एरिया वाइज ज़्यादा ग्रो करता है। साउथ गुजरात और सौराष्ट्र भी शुगर केन को ज़्यादा ग्रो करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूट। जूट जो है वो भी इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए जूट फाइबर को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट हम रेगुलर बेसिस पे भी बहुत सारी जगह देखते हैं, जैसे कि उसके क्लोथ देखते हैं, गनी बैग देखते हैं, रोप्स देखते हैं, बैग्स देखते हैं, यहाँ तक कि फुटवेयर्स भी देखते हैं, हैंडीक्राफ्ट देखते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो जूट में से बनती है। इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में है बांग्लादेश के साथ, बिकॉज चीप लेबर की वजह से इंडस्ट्री के आसपास। जूट के लिए हम क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लेते हैं। उसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए जो डेल्टा रीजन के आसपास हो, जो डिपोजिटेड सॉइल हो। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होना चाहिए। जूट जो है वो गंगा डेल्टा के आसपास ग्रो करती है, वेस्ट बंगाल में, असम, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट टॉपिक है टोबैको। टोबैको है वो एक खरीफ क्रॉप है। उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस है सैंडी लॉमी सॉइल, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। वो सूटेबल कल्टिवेशन है टोबैको के लिए। मेजर 4 कंट्रीज़ है जो टोबैको को ग्रो करती है और इसे एक्सपोर्ट करती है, वो है चाइना, ब्राज़ील, इंडिया और यूएस। उसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लेते हैं, वो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। चरोतर जो है, चरोतर रीजन जो खेड़ा और आनंद डिस्ट्रिक्ट्स में है, फिर महसाणा, वडोदरा, पंचमहल, वो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टोबैको को ग्रो करता है। अबाउट टू 80% ऑफ बीड़ी और टोबैको इंडिया है वो गुजरात में प्रोड्यूस की जाती है। टोबैको से गुटखा, बीड़ी, सिगारेट ऐसी सब चीज़ें बनाई जाती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए सिक्किम जो है वो फर्स्ट स्टेट है हमारे इंडिया में जिसने टोबैको गुटखा को बैन कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रबर। रबर जो है वो लेटेक्स ट्री के मिल्क ओजिंग एलिमेंट से बनाया जाता है। उसके लिए जो एसिटिक एसिड है उसे जो लेटेक्स ट्री से कलेक्ट हुआ गया है उसके अंदर मिक्स किया जाता है रबर प्लांटेशन के लिए। फिर उसे धीमी आंच पे ऐसे हीट करने पर हमें रबर मिलता है। रबर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि टायर्स है, ट्यूब्स है, उन सब के लिए। रबर प्लांटेशन जो है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में हैवी रेनफॉल के साथ किया जाता है, वो उसी क्लाइमेटिक कंडीशन है। मलेशिया है वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट है रबर प्रोडक्शन के लिए, और इंडिया के अंदर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और त्रिपुरा जैसे रीजन्स रबर को प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट्स मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। गुजरात जो है वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे आता है क्यूमिन सीड्स, फेनल सीड्स और इसबगोल के प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा इंडिया जो है वो प्रोड्यूस भी करता है, उसे एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे कि जो स्पाइसेस है ड्राइड कोरिएंडर, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, सुवा एंड अजवाइन। इंडिया जो है वो 35% वर्ल्ड प्रोडक्शन में स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स को प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा भी इंडिया का ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लोव और बहुत सारे मसाले पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में हाई डिमांड में रहते हैं। उसके अलावा अश्वगंधा, तुलसी, वाइट मुलसी, अशोक गार्बर, वो सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और मिंट, मेंथोल, पैल्मेसोरा, लेमन ग्रास, वो सारे फ्लेवर्ड क्रॉप्स के तरह यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक पे आता है फ्रूट प्रोडक्शन में चाइना के बाद, मतलब चाइना फर्स्ट रैंक पे और इंडिया सेकेंड रैंक पे आता है फ्रूट प्रोडक्शन में। अब इंडिया में फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मैंगो, एप्पल और बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो इंडिया में ग्रो होते हैं। बनानास जो है वो तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में ग्रो होते हैं। एप्पल्स जो है वो नॉर्थ स्टेट्स में होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। और जो ग्रेप्स है वो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ग्रो होती है। हमारे यहाँ ग्रेप्स की जो प्रोडक्शन है वो कम है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है,
हमारे इंडिया में ग्रेप्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है या खाई जाती है, पर उसका जो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम उसे इम्पोर्ट करते हैं। कहाँ से? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से। उसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वो सब ग्रो करते हैं। फ्लावर्स जैसे कि रोज़, जुई, गलगोटो, वो सारे भी इधर ग्रो करते हैं। तो ये थे हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। अब हम देखेंगे टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। पहले इंडिया में जो फार्मिंग की जाती थी वो ऑर्डिनरी मतलब एक ट्रेडिशनल मेथड से की जाती थी। उसके लिए वो लोग सिकल, स्पेड हुए, मतलब जो सारे ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स थे जैसे पावड़ो है, हल है, प्लो है, बुलॉक कार्ट है, उस सबके साथ वो फार्मिंग किया करते थे। बट अब कुछ फार्मर्स जो है वो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स के थ्रू फार्मिंग करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रेलर्स हो गए, रोटावेटर्स हो गए, वो सब कॉमन हो चुका है। उसके अलावा मॉडर्न इक्विपमेंट्स है जैसे कि थ्रेशर और हार्वेस्टर, वो वीट हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ गया है। हाइब्रिड सीड्स, बीटी सीड्स, फिर ड्रिप इरिगेशन और ग्रीन हाउसेस जैसे सब चीज़ें, फर्टिलाइजर, वो सब धीरे धीरे यूज़ होने लगा है ज़्यादा क्वान्टिटी। अब हम देखेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब देखिए टेक्निकल रिफॉर्म्स एक्चुअली क्या होता है। जो चेंजेस सीड्स, फर्टिलाइजर्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स में किए गए हो उसे टेक्निकल रिफॉर्म्स कहा जाता है। पहले जो फार्मर्स थे वो लेदर बकेट्स और वाटर व्हील को यूज़ करते थे, उसकी जगह वो आज के फार्मर्स सबमराइजेबल पंप्स और मोनोब्लॉक पंप्स, सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर मेथड्स का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे डी अमोनिया फॉस्फेट मतलब DAP, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, NPK, यूरिया और बायोटिक फर्टिलाइजर और अदर बायो फर्टिलाइजर्स, फिर लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स, बायोटेक्निकल सीड्स, उन सबको भी अभी धीरे धीरे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। फार्मर्स जो है उन्हें कॉन्स्टेंटली गाइड किया जाता है रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स के द्वारा। फिर DD किसान चैनल पे SMS जो है मोबाइल पे दिया जाता है, उनके टोल फ्री नंबर पे दिया जाता है। उसकी वजह से फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जाती है। किसान कॉल सेंटर को डेवलप किया जाता है। गवर्नमेंट फार्म वेब बनाती है, पोर्टल्स बनाती है जैसे कि आई खेडूत, और मोबाइल ऐप्स है जैसे कि एग्री मार्केट। उन सब की वजह से फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जाती है। फिर नए एग्रीकल्चर रिसर्च, नई टेक्निक्स को समझाने के लिए ग्राम सेवक को बोला जाता है और उसे समझाया जाता है ताकि वो ग्राम सेवक फार्मर्स को समझा सके। फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए ताकि हम फार्मर्स को ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं, इन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता सकें। हमें फार्मर्स को रिसेंट इन्फॉर्मेशन और उन्हें गाइडेंस देने के लिए एग्रीकल्चर फेयर्स है वो गुजरात में ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और एग्रीकल्चर कॉलेजेस को एस्टेब्लिश करना चाहिए हर एक स्टेट में। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमारे गुजरात में बहुत सारी जगह पर है भी, जैसे कि दांतीवाड़ा हो गया, जूनागढ़, आनंद और नवसारी डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो रिसर्च पेपर्स और नई एक्सपर्टीज़ लाने की कोशिश करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। उसके अलावा नेशनल लेवल पे काम करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस या कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे कि 2 इंस्टीट्यूशंस अभी करंटली वर्क कर रहे हैं। वो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज़ ICAR, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इज DARE। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वो होते हैं जो लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी और फार्म को प्रोड्यूस करने के लिए उसके सेल के लिए जो रिफॉर्म्स लाए जाते हैं उससे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में पहले हम देखेंगे लैंडलॉर्डिज्म का कॉन्सेप्ट। लैंडलॉर्डिज्म को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने दूसरा लॉ निकाला, विच इज़ लैंड टू टिलर। अब लैंडलॉर्डिज्म क्या होता है कि जो एक खेत है वो एक मालिक का होता है, उसका एक ओनर होता है, पर अगर वो ओनर उसके ऊपर खेती नहीं करता है या बहुत टाइम तक किसी एक व्यक्ति से फोर्सफुली खेती करवाता रहता है और वो अपनी मालिकी का ऐसे हक जमाता रहता है, तब इसको हटाने के लिए, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने नया लॉ निकाला, विच इज़ लैंड टू टिलर मतलब लैंड टेनेंसी एक्ट। इसके अंदर जो हल जोतता है, खेत को जोड़ता है, खेत को ऐसे उसके अंदर प्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है, उसका ही वो ओनर बन सकता है, उसका लैंड हो सकता है। इसलिए गुजरात पे वो एक प्रोमो की तरह, एक ऐसे प्रमोट की तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे खेड़े तेनी जमीन
मतलब जो उसे खेड़ता है, जो उसका प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा उसका रोल हो, उसका वो लैंड ओनर बन जाता है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पैरिटी, जो है लैंड ओनर्स के बीच में जो डिस्पैरिटी है, जो मनमुटाव है, उसको दूर करने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट निकाला गया है। उसके अलावा फार्मर्स को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए क्रॉप सब्सिडी दी जाती है, उसे कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम, और उसके लिए नेशनलाइज और कोऑपरेटिव दोनों बैंक्स काम करती है। फार्मर्स को अपने क्रॉप को इंश्योर करने के लिए उनका इंश्योरेंस दिया जाता है, उसका इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान होता है जो उन्हें प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई सिचुएशन की वजह से क्रॉप जो है वो फेल हो जाता है, अगर ज़्यादा बारिश आ जाए, ड्रॉट आ जाए, या कुछ भी रीज़न से क्रॉप फेल हो जाए, तो उसके लिए भी फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है जो गवर्नमेंट देती है। उसके साथ साथ उनको लीगल सपोर्ट दिया जाता है। उनके लिए ओपन ऑक्शन प्रोसेस होती है, जिसके लिए वो अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट यार्ड में बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को अपने दाम पे, जिस दाम पे वो बेचना चाहते हो, बेच सके। उसके साथ साथ उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केट एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी देने की कोशिश की जाती है, ताकि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपना प्रोडक्ट फार्म से लेके जो वेयर हाउस है उधर तक ला सके और कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच सके, ताकि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनका फार्म प्रोड्यूस डायरेक्टली खरीद लेते हैं, नेशनल लेवल पर उन्हें सपोर्टिव प्राइस देते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ नेफ्ड, दूसरा है गुजरात कोऑपरेटिव ऑयलसीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन विच इज़ ग्रॉफ्ड, और तीसरा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिस इज NDDB। अब नेक्स्ट है हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो 1960 के डिकेड में हुआ था। वो जब टाइम था तब हमारे इंडिया में फूड की कमी थी, मतलब बहुत शॉर्टेज हो गई थी फूड ग्रेन्स की। इसलिए एग्रीरियन कंट्री, मतलब जो एग्रीकल्चर में बेस्ड कंट्री है, ऐसी कंट्री को बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था। फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, फिर ये फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स बढ़ने की वजह से, फार्मर्स के एफर्ट्स की वजह से, अवेयरनेस, इलेक्ट्रिसिटी, फिर इरिगेशन फैसिलिटी, उन सब की वजह से जो चेंजेस आए और सोचा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, उसे कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मोटिव क्या था? वो था कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाए। उसके लिए फार्मर्स को अवेयर किया गया कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करें, ताकि हम एक टारगेटेड लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकें। उसकी वजह से वीट और पैडी का जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बढ़ गया था, उसका एक रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था, इतना बढ़ गया था। पहले जिस कंट्री में, मतलब इंडिया में पहले जब फूड की कमी थी, स्कैरसिटी थी, अब इंडिया सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स कर सकता है। और अगर एक रेगुलर इंटरवल पे अगर हज़ार्ड या ड्रॉट आ जाए तो भी इंडिया को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। इसलिए इंडिया ने बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स किया हुआ है। इसका सारा श्रेय ग्रीन रेवोल्यूशन को जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, जो हमने लैंडमार्क के, मतलब जो एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए। आज के टाइम पे जो कैश क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कैश क्रॉप्स मतलब जैसे कि कॉटन है, उन सब का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और उनके अलावा जो पल्सेस है और अदर सीरियल्स हैं उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके वजह से, और अगर हमें अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे प्रोग्रेस तक पहुंचाना है तो हमें दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रेडी रहना चाहिए। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम देखेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन कहा जाता है। उसके बाद भी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब से ही एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उसके हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 60% जितनी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है, काम देता है, जिसे कहते हैं 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर जो है वो 17% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अपना हिस्सा रखता है। और भी हमारे जो बहुत सारे फूड ग्रेन्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि पैडी, वीट, ऑयल सीड्स, कॉटन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक पे आता है एज ए एग्रेरियन प्रोडक्शन कंट्री। इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी रॉ मटेरियल कौन देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है।
एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिया के पीपल को फूड प्रोवाइड करता है। इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केट का प्रोडक्शन इसलिए क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ इरेग्युलर रेन, अनसर्टेन रेन, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ ऑफ इरिगेशन। इन सब की वजह से वो वर्ल्ड लेवल पे उतना काम नहीं कर पा रहे। किसी भी कंट्री के लिए एक मेन मोटिव ये होता है कि वो अपना जो फूड सिक्योरिटी है उसे रखे, उसे इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे। पहले जब इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सेल्फ रिलायंट कंट्री बन गया था, पॉपुलेशन बढ़ता गया, तो भी हमारा एग्रीकल्चर इतना सफिशिएंट हो रहा है कि हम उसे सभी पॉपुलेशन को अच्छे से ग्रेन मिले, उनका सेटिस्फेक्शन हो, इस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का। 1951 में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन समथिंग 36 करोड़ एंड 10 लाख थी, जो आज 125 करोड़ से भी ज़्यादा है। उन सभी पीपल को फूड प्रोवाइड करना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। इसलिए उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसका बफर स्टॉक करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वेस्टेज हो रहा है, जो फूड ग्रेन्स का जो वेस्ट हो रहा है, उसे हम किसी भी तरह से प्रिवेंट करें। उसके लिए कोई टेक्निक्स लाए, उसके लिए वेयर हाउस बनाए, ताकि हज़ारों लोगों की लाइफ को, हज़ारों लोगों की जो भूख है, हंगर है, उसे हम फुलफ़िल कर सके, सेटिस्फाई कर सके बफर। और अगर ऐसा होता है तो हम बफर स्टॉक को जो जिनको नीड हो उन्हें दे सके। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविज़न बनाया है जिससे वो सप्लाई फूड ग्रेन्स करते हैं पुअर पीपल को, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसान हो गया, इसलिए इंडियन फार्मर जो है वो ग्लोबल मतलब मार्केट वर्ल्ड लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बहुत आसान हो गया है। अब चाइनीज़ मार्केट्स के अंदर कॉटन, चिलीज़ और तिल अवेलेबल है, और उनके फ्रूट्स, उनके वेजिटेबल्स हैं, उनकी चीज़ें हमारे अब मार्केट में अवेलेबल है। अब बीटी कॉटन सीड्स मतलब बीटी सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, जो एमएनसीज के द्वारा सेल किए जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज उसे सेल करती है, वो इंडिया में भी पॉसिबल है, वो इंडिया में भी मिलते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, फार्मिंग कॉस्टली हो जाता है। इसकी वजह से जब इंपोर्ट आसान हो जाता है तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल गुड्स हैं, उन्हें एक टफ़ कंपटीशन मिलती है, उनके लिए एक टफ़ कंपटीशन हो जाती है। अब वर्ल्ड लेवल पे हमें अगर अपना बिजनेस करना होता है, हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट होता है। उनकी पेटेंट को हमें रजिस्टर्ड करता है नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड मार्केट में, उसे एक पेटेंट की तरह उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर इंडिया को ग्लोबल लेवल पे इंडियन एग्रीकल्चर को आगे लेकर जाना है तो इसके लिए इंडिया को नई टेक्नोलॉजी और नए सोर्सेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इन सब की वजह से हम इन सब की वजह से हम वर्ल्ड मार्केट पे एक अच्छा प्रभाव दे पाएंगे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का और इंडियन मार्केट का। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वन शॉट रिवीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ो दिल से, समझो आसानी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।